चलिए अभी हम लोग वेक्टर के बारे में और एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो देख लिए वेक्टर का, अब हम लोग देखेंगे कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। देखो भाई, ये बुक में आपको इसे सेपरेट आर्टिकल करके नहीं मिलेगा। मैं जो आर्टिकल्स बना रहा हूँ, छोटे छोटे चैप्टर्स बना रहा हूँ, ऐसे आपको नहीं मिलेंगे, टॉपिक्स नहीं मिलेंगे, छोटे छोटे सब मिला जुला मिलेगा। लेकिन मुझे मालूम है कि कौन कौन सा पार्ट वेक्टर को समझने में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनको मैं छोटे छोटे टॉपिक बनाया हूं। नाउ वी वांट टू सी व्हाट इट मींस बाय कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। और ये इतना इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल, ये टॉपिक, कि हर जगह ये आपको काम में लगेगा टिल एंड ऑफ मैकेनिक्स, हर जगह, हर न्यूमेरिकल में। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में क्लैरिटी लेते हैं। क्या है ये चीज? कंपोनेंट का मतलब क्या है? कंपोनेंट इज पार्ट, कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर मींस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। नाउ सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक आदमी, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, कोई एक आदमी यहां से चलना शुरू किया, ऐसे चला गया, कितना दूर चला गया? चलो मानते हैं कि 100 मीटर चला गया, तो ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मतलब द लेंथ ऑफ दिस एरो मार्क इज 100 यूनिट्स। और वो ऐसा गया है कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ और ये लेंथ है 80 मीटर, ये लेंथ है 60 मीटर। सपोज ठीक है। कोई अगर पूछेगा बताओ आदमी कितना दूर गया है, हाँ वो 100 मीटर गया है, ठीक है। वो आदमी 100 मीटर गया है, वो तो समझ में आ रहा है, इधर गया है। क्या डाटा दिया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 100, एस इज फॉर डिस्प्लेसमेंट। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कंपोनेंट का मतलब, फिर इसको निकालेंगे कैसे। हियर वी सी दैट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 100 मीटर। अच्छा, वो आदमी 100 मीटर गया है, वो आदमी ईस्ट की तरफ कितना गया है? अरे वो ईस्ट की तरफ कहां गया? वो तो इधर गया, ईस्ट की तरफ तो नहीं गया। चलो ठीक है, इधर जाते जाते वो ईस्ट की तरफ भी कुछ दूर निकल गया है। कितना दूर निकल गया है? 60 मीटर। वो ईस्ट की तरफ गया नहीं, गया इधर, लेकिन इधर जाते जाते ईस्ट की तरफ भी निकल गया है। तो इसको हम क्या कहेंगे? कितना निकल गया है? 60 मीटर। इसको हम लोग वेक्टर की लैंग्वेज में क्या कहेंगे? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एस इन डायरेक्शन ऑफ ईस्ट के डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट कितना है? 60 मीटर। हम बताए कंपोनेंट इज पार्ट ऑफ द बॉडी, कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर, कंपोनेंट ऑफ ए बॉडी। जैसे अगर आप वो आदमी के पास जाना चाहते हो, आप 100 मीटर तो जा सकते हो, या फिर ईस्ट की तरफ 60 मीटर जाओ, फिर नॉर्थ की तरफ 80 मीटर जाओ, उसके पास पहुंच जाओगे। तो पूरा डिस्प्लेसमेंट का ये एक पार्ट हुआ कि नहीं हुआ? अगर हम पूछेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एस इन डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, कितना होगा? आप क्या कहोगे? आप तो भी फटाक से बता दोगे। वो इधर जाते जाते नॉर्थ की तरफ कितना दूर गया है? वो 80 मीटर गया है ना। इन डायरेक्शन ऑफ वेस्ट, हाँ वेस्ट की तरफ तो गया ही नहीं, तो क्या लिखेंगे? अच्छा, ईस्ट की तरफ 60 मीटर गया है, तो वेस्ट की तरफ कितना गया है? -60 मीटर। इन डायरेक्शन ऑफ साउथ, ये तो आप बता दोगे, साउथ की तरफ कितना गया है वो? व्हाट इज द कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ? यू सेड इज -80 मीटर। थोड़ा हल्का सा आइडिया आपको आया ना? कंपोनेंट का मतलब क्या है? फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कंपोनेंट समझ में आया? चलिए, सपोज ग्राफ पेपर में आपको ऐसे ग्राफ ड्रॉ करके दिया गया है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पर्सन इज शोन इन फिगर, ऐसे करके दे दिया। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पर्सन इज शोन इन फिगर, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। पूछा है बताओ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? यू विल टेक ए स्केल, यू विल मेजर द लेंथ ऑफ द एरो मार्क, व्हाटएवर इज द लेंथ, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड। समझ में आया? तो मैग्नीट्यूड निकालना कोई मुश्किल नहीं है। कोई पूछेगा व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, हाँ कंपोनेंट निकालना है।
तो यूजिंग स्केल यू हैव टू मेजर। देखो तो इसका कंपोनेंट क्या होता था, ये होता था, मतलब ये लेंथ चाहिए हमें, अभी ये लेंथ चाहिए। कैसे निकालेंगे कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट? सिंपल है, आप उसका हेड और टेल से ईस्ट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। आप देखोगे कि यहाँ पर एक छोटा सा प्रोजेक्शन मिला, छोटा सा इंटरसेप्ट मिला। द शैडो ऑफ द वेक्टर इज दिस, हेड ऑफ द वेक्टर इज कमिंग हियर, टेल इज कमिंग हियर। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड क्या? कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, है कि नहीं? अभी अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, जस्ट मेजर दिस लेंथ। समझ में आ रहा ना? अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, तो हम क्या करेंगे? ये लेंथ पता करने की कोशिश करेंगे। कैसे पता करेंगे? बाय ड्रॉपिंग परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर एंड ड्रॉपिंग परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर। ये जो छोटा सा लेंथ आएगा, हेड का शैडो यहाँ पे आएगा, टेल का शैडो यहाँ पे आएगा, और ये चीज क्या बनेगा? कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, है कि नहीं? तो क्या पता चला? कोई भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? उस वेक्टर का हेड और टेल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। किसके ऊपर? उस डायरेक्शन के ऊपर, जिस डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए। फिर जो प्रोजेक्शन मिलेगा उसको मेजर कर लेंगे, दैट इज द कंपोनेंट। समझ में आ रहा? तो क्या लिखेंगे? ग्राफिकली component of a vector in any direction is given by projection of the vector on that direction। समझ में आया क्या? कोई भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए, ग्राफिकली निकालना है, यूजिंग स्केल पेंसिल प्रोडक्ट निकालना है, तो हेड और टेल से उस डायरेक्शन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। समझ में आ रहा है? आप लोग नोट्स ठीक ठाक बना रहे हो ना? ठीक है, बढ़िया से नोट्स बनाओ। समझ में आया? अब हमें न्यूमेरिकली निकालना है विदाउट यूजिंग स्केल पेंसिल प्रोडक्टर, तो कैसे निकालेंगे? थोड़ा ध्यान से देखना। उतार लो, पॉज लगा के लिखो, पॉज लगा के लिखो। ठीक, अच्छा, नंबर 3, अगर हमें दिया गया है कोई एक वेक्टर ऐसा है, ये एक वेक्टर है, ये है वेक्टर एफ, व्हाट इज इट्स कंपोनेंट? आप बोलोगे अरे क्या कंपोनेंट बताएंगे? कौन सा डायरेक्शन में? तो बोलो, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग कंपोनेंट होता है कि नहीं? अच्छा, तो ठीक है, व्हाट इज इट्स कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी। कोई एक रैंडम डायरेक्शन दिखा दिया। टू फाइंड कंपोनेंट न्यूमेरिकली, ये तो हम लोग ग्राफिकली निकाल चुके थे, अब न्यूमेरिकली कंपोनेंट निकालेंगे। कौन सा डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी। मान लो कि ये ए बी के साथ थीटा एंगल कर रहा है, इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको वेक्टर का हेड और टेल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। कहां पे? उस डायरेक्शन पे जिस डायरेक्शन में हमें कंपोनेंट चाहिए। तो यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये जो लेंथ मिला, ये हेड का शेडो यहां पर दिख रहा है, टेल का शेडो यहां पर दिख रहा है। चलो इसको नाम देते हैं CD। ये एक नया वेक्टर बन गया, इसका नाम हो गया CD। तो क्या लिखेंगे? CD भी एक वेक्टर है, CD एक वेक्टर है। हम AB के डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल लेते हैं। CD क्या है? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर F इन डायरेक्शन ऑफ AB। AB एक डायरेक्शन है, AB एक वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ AB। अच्छा, तो फिर ये चीज क्या है? इसको क्या पढ़ेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट CD, कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ
ए बी की डायरेक्शन में कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, मतलब स्केल अगर है तो नाप लेंगे, लेकिन हम लोग को दूसरे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखना। अच्छा, मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक लाइन पैरेलल टू दिस में ड्रॉ करता हूं, पैरेलल टू ए बी लाइन ड्रॉ कर लिया। अच्छा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना है, थीटा ही है, और हमें चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ ए बी, मतलब क्या, ये लेंथ चाहिए, और ये लेंथ, क्या ये लेंथ के बराबर नहीं होगा? हाँ होगा। अच्छा, ये ट्रायंगल को अगर हम देखेंगे, दिस इज नथिंग बट द बेस, यू कैन कॉल इट बी, दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द हाइपोटेन्यूज। तो हम कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट क्या है, इट इज सेम एज द बेस बी। लेकिन हमें मालूम है कि जो b है इट इज रिलेटेड टू h बाय द रिलेशन क्या, cos थीटा, b बाई h इज cos थीटा। तो हम क्या कह सकते हैं b के बारे में, b के बारे में कह सकते हैं कि इट इज h इंटू cos थीटा, है कि नहीं? लेकिन ये जो h है वो h क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है, लेंथ ऑफ दिस एरो मार्क है, बट व्हाट आर द लेंथ ऑफ द एरो मार्क प्रेजेंट, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो हम क्या लिख सकते हैं, आई कैन राइट दिस एज मैग्नीट्यूड ऑफ f cos थीटा। देखो कितना इंटरेस्टिंग निकल के आया। तो इसका मतलब ग्राफिकली किसी वेक्टर का किसी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है तो हेड और टेल से परपेंडिकुलर उसी डायरेक्शन पे ड्रॉ करो और मेजर कर लो शैडो का लेंथ, प्रोजेक्शन का लेंथ, इंटरसेप्ट का लेंथ। निमेन के लिए निकालना है तो जस्ट मल्टीप्लाई द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर टू cos theta, where theta is angle between the vector and the prescribed direction। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग अभी लिखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एकदम कंफ्यूजन मत होना। ठीक है, अगर रिपीट चाहिए तो रिपीट कर सकते हो वीडियो को। क्या लिखेंगे, 10 जो हमें समझ में आया, 10 द कंपोनेंट ऑफ a vector in any direction, vector f, a vector f in any direction is given by f cos theta, where f क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यह हमें मालूम है, ऑफ वेक्टर ए, और थीटा क्या हो गया, एंगल बिटवीन द वेक्टर एंड द प्रिस्क्राइब्ड डायरेक्शन। समझ में आ रहा ना? कोई भी वेक्टर का कोई भी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालने के लिए बिना स्केल एंड पेंसिल का भी हम लोग कर सकते हैं, है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल सपोज आई से हियर इज ए वेक्टर एफ, अगर मुझे चाहिए इस वेक्टर का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ये सारा डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए। सपोज दिया है कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल अल्फा है, ठीक है, ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है। तो व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ एफ इन द डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन, इट विल बी ए cos थीटा, क्योंकि इसके साथ थीटा एंगल कर रहा है। वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, टेल तो लगा हुआ है, ये हो जाएगा कंपोनेंट, कितना हो जाएगा, ए cos अल्फा, इस डायरेक्शन में चाहिए ए cos बीटा। कोई भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में हम कंपोनेंट निकाल सकते हैं न्यूमेरिकली। लगे हाथ, और भी एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग याद रखेंगे, वो ये हुआ, इसको मिटा देते हैं, पॉज लगाओ, लिखो। सपोज हम कहेंगे कि ये ऐसा कोई एक वेक्टर है, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या है, ये वेक्टर एफ का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी क्या है। ग्राफिकली करेंगे तो उसका हेड और टेल से हम क्या करेंगे, यहां से और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, लेकिन दोनों तो एक ही जगह मर्ज हो जाएगा ना,
क्योंकि ये एंगल कितना है 90 डिग्री। तो व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ AB? यू से इट इज cos f cos 90 और cos 90 होता है 0। तो क्या लिखेंगे? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन एनी परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज इक्वल टू f cos 90 एंड दैट इज 0। कोई भी वेक्टर f का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 0। समझ में आ रहा? सपोज दिस इज ए पेन, the weight of the pen is a vector. What is the component of the weight in the horizontal direction? Weight is like this. horizontal direction में इसका component क्या होगा? वेक्टर वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ 90 डिग्री कर रहा है, तो कंपोनेंट ऑफ वेट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 0। समझ में आ रहा ना? जैसे हम और एक छोटा सा एग्जांपल देंगे तो शायद आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ जाएगा। और याद रखना इसको। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे कोई एक ब्लॉक रखा है जिसका मास m है और ये एंगल थीटा है, ऐसे दिया है। आप जानते हो कि जो वेट ऑफ द ब्लॉक कैसे एक्ट कर रहा है? इट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउन। वेट ऑलवेज एक्ट्स लाइक दिस। और वेट क्या होता है? m मास का वेट क्या होता है? mg। g इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, m मास का वेट हो गया mg। अगर हमें पूछा गया द कंपोनेंट ऑफ वेट डाउन द प्लेन, मतलब इस डायरेक्शन में कितना है कंपोनेंट, तो क्या लिखेंगे? mg cos ऑफ दिस एंगल। अब ये एंगल कितना है? इस डायरेक्शन के साथ जो एंगल कर रहा होगा, देखो तो ये वर्टिकल है, ये इंक्लाइन प्लेन था, ये थीटा है, तो ये 90 है, तो दिस इज 90 माइनस थीटा, है कि नहीं? mg cos 90 माइनस थीटा। और शायद आपको मालूम होगा cos 90 प्लस माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा। तो mg sin थीटा। द component of weight perpendicular to plane, ये प्लेन को परपेंडिकुलर होके मतलब इस डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट है? तो अगर ये 90 माइनस थीटा हुआ, ये अलोंग द प्लेन, ये परपेंडिकुलर टू प्लेन, क्या ये एंगल बता सकते हो कितना होगा? दिस इज अलोंग द प्लेन, दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो ये एंगल हो गया थीटा। नहीं तो इज इक्वल टू कितना होगा? mg cos इस डायरेक्शन के साथ क्या एंगल कर रहा है? क्या एंगल कर रहा है? थीटा। सो mg cos थीटा। तो ये कंपोनेंट हो गया mg cos थीटा और ये कंपोनेंट हो गया mg sin थीटा। तो किसी भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में हम कंपोनेंट निकाल सकते हैं। अब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीजें समझ में आने लगेगा। ओके, लिख लीजिए बढ़िया से। चलो, समझ में आया कि नहीं आया जानने के लिए थोड़ा हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर का मतलब समझ में आया, ग्राफिकली कैसे निकालते हैं वो भी समझ में आया, न्यूमेरिकली कैसे निकालते हैं वो भी समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा फंडामेंटल डेवलप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए वेक्टर एफ has a component in a direction AB, in a direction AB, angle between F and AB is theta. For what value of theta magnitude of
component will be bit number 1 equal to magnitude of f equal to half of magnitude of f equal to 0. Bit number 4 more than f मैग्नीट्यूड ऑफ f का मैग्नीट्यूड से भी ज्यादा होगा कौन सा डायरेक्शन में। ठीक है, सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन बनाएंगे। हमें तो मालूम है कि कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, f cos थीटा, है ना, कंपोनेंट निकालते हैं ऐसे cos थीटा। नाउ बिट नंबर 1 में f cos थीटा शुड बी इक्वल टू f, मतलब cos थीटा शुड बी इक्वल टू 1, थीटा शुड बी इक्वल टू 0। मतलब ऐसा अगर कोई वेक्टर है उसको पैरेलल डायरेक्शन में जिसके साथ ये क्या एंगल कर रहा है, 0 एंगल कर रहा है, तो कंपोनेंट और वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा। ये जितना होगा ये उतना होगा। हाँ, इक्वल टू हाफ ऑफ f। ठीक है, नाउ f cos थीटा विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ f, मतलब cos थीटा कितना हो गया, हाफ थीटा कितना हो गया 60 डिग्री, है ना। इसका मतलब अगर कोई वेक्टर ऐसा है और वो किसी डायरेक्शन के साथ 60 डिग्री कर रहा है तो इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, इट विल बी, अगर ये एंगल है थोड़ा सा बड़ा करके ड्रॉ करते हैं, ये डायरेक्शन है, ये वेक्टर है f और ये एंगल 60 डिग्री है, तो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, f/2। समझ में आ रहा है क्या, इट विल बी f/2। तो अगर एंगल 60 डिग्री रहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट विल बी 0, इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 मींस f cos थीटा इक्वल टू 0, तो cos थीटा इक्वल टू 0, थीटा इज 90 डिग्री। ये तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कशन की, when थीटा इज 90 डिग्री कंपोनेंट विल बी 0। एंड लास्ट बिट f cos थीटा विल बी मोर देन f, इसके लिए cos थीटा हैज टू बी मोर देन 1। लेकिन हमें तो मालूम है कि जो cos थीटा होता है वो b/h होता है, h होता है हाइपोटेन्यूज, बेस होता है, b होता है बेस। क्या बेस हाइपोटेन्यूज से ज्यादा हो सकता है? कैन दिस क्वांटिटी बी मोर देन 1? नो, सो इट इज नॉट पॉसिबल। cos थीटा कैन नॉट बी मोर देन 1 बिकॉज b/h कैन नॉट बी मोर देन 1। अगर b/h मोर देन 1 हो गया तो b विल बी मोर देन h। ऐसा कैसा हो सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हम कहेंगे इट इज नॉट पॉसिबल। इज इट अंडरस्टूड? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, component of displacement of a body along east is 40 meter and along north is say 30 meter. Find magnitude of डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछा है। क्या दिया है? कोई पार्टिकल ऐसा मूव किया है कि उसका कंपोनेंट दिया है इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, दिया है इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ दिया है। ये हुआ डिस्प्लेसमेंट, ये हुआ नॉर्थ, ये हुआ ईस्ट। बोला कि ईस्ट के डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है भाई, कितना है 40 मीटर, मतलब दिस लेंथ इज 40 मीटर। नॉर्थ की डायरेक्शन में कितना है, और इट इज हाउ मच 30 मीटर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ ऑफ द रोमर। हमें ये लेंथ पता करना है।
लेंथ ऑफ द एरो मार्क विल गिव यू द मैग्नीट्यूड। जबकि हमें पता चल चुका है ये 40 है, ये 30 है, तो सीधे सीधे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 30 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर होल ओवर इज 900 प्लस 1600 जोड़ो तो 2500 रूट ओवर इज 50 मीटर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 50 मीटर। समझ में आया? क्योंकि ये लेंथ दिया है 40 मीटर, ये लेंथ दिया है 30 मीटर, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? 50 मीटर। समझ में आ रहा है क्या? आगे बढ़े। सपोज ये कोई एक वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड है 20। चलो मानते हैं कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर f in direction of y axis is 10। ठीक है। व्हाट इज कंपोनेंट मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन ऑफ x axis? रेफर टू द फिगर, रेफर टू फिगर। ये फिगर को देख के बताना है आपको। ठीक है। इसको हम दो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। सॉल्यूशन में पहला देखेंगे, लेट fy इज कंपोनेंट fy, ऐसे लिख देते हैं, कंपोनेंट along y axis, fx इज कंपोनेंट along x axis। अगर ये वेक्टर का कंपोनेंट along x axis निकालेंगे तो ये fx होता है, ये fy होता है, ऐसे अज्यूम कर लिए। ठीक है। अभी हम लोग कुछ दो अलग अलग तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। फास्ट मेथड में क्या देखेंगे? हम देख रहे हैं कि अगर ये fx हुआ, ये fy हुआ, तो fx का स्क्वायर प्लस fy का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, ये क्या है 20 का स्क्वायर। तो हमें तो fx का स्क्वायर चाहिए था, fx का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर माइनस fy का स्क्वायर, दैट इज 400 माइनस fy कितना दिया है 10, कंपोनेंट along y एक्सिस इज इक्वल टू 10, तो इसको हम 10 दिए हुए हैं, ये हमें पूछा गया है कि नहीं? तो 10 का स्क्वायर इज 100, दैट इज कमिंग आउट विद 300। तो fx क्या हो गया? रूट ओवर ऑफ 300, 3 into 100, 100 का रूट ओवर इज 10, 3 का रूट ओवर इज √3, तो मिल गया fx 10√3। और सेकंड मेथड थोड़ा सा घुमा फिरा के समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेट इट मेक्स एंगल थीटा, इट मतलब f, लेट f मेक्स एंगल थीटा विद y एक्सिस। मान लो कि y एक्सिस के साथ ही थीटा एंगल कर रहा है, देन एंगल विद x एक्सिस इज इक्वल टू, अगर ये एंगल थीटा मान लेते हैं, ये एंगल कितना होगा भाई 90 माइनस थीटा। अरे समझ में आ रहा है ना? हाँ, अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर, स्टैंडिंग अंडर मतलब ऊपर से जा रहा है, नीचे खड़े, समझ में आ रहा है? बढ़िया। सो इट इज 90 माइनस थीटा। तो एफ वाई क्या था वो? कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। कितना होता है ये? एफ कॉस थीटा, क्योंकि थीटा एंगल कर रहा है, तो दैट इज एफ का वैल्यू कितना दिया था 20 कॉस थीटा, और कितना दिया है डाटा इक्वल टू 10 गिवन दिया ना। इसका मतलब कॉस थीटा कितना हुआ
1/2 थीटा कितना हुआ 60 डिग्री। तो fx क्या होगा, fx इज f cos ऑफ द एंगल इट इज मेकिंग विथ किसके साथ, x एक्सिस के साथ। क्या एंगल कर रहा है 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा। कितना एंगल कर रहा है वही दिखाना है ना। तो cos 90 माइनस थीटा कितना हो गया, थीटा अगर 60 डिग्री हो गया 90 माइनस थीटा हो गया 30 डिग्री। सो इट इज f का वैल्यू क्या था 20 cos 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 60 इज 30 और cos 30 कितना होता है √3/2, 20 इंटू √3/2 इज इट नॉट इक्वल टू 10√3। ऐसे भी निकाले और ऐसे भी निकाले। रीडिंग कंपोनेंट समझ में आ रहा है। हाँ चलिए इसके ऊपर और भी कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं फंडामेंटल क्लैरिटी के लिए। लिख दो लिख दो लिख दो, पॉज लगा के लिखो, मैं इसको मिटा दूंगा अभी। चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सपोज यहां पर कोई एक इंक्लाइन प्लेन है ऐसा, द बेस इज हॉरिजॉन्टल, ये बेस हॉरिजॉन्टल है। यहां से एक ब्लॉक फिसल के आया नीचे और यहां से एक ब्लॉक फिसल के आया नीचे। ये ब्लॉक ए ये आया नीचे यहाँ पे है ना, ये फिसल के आया यहाँ पे, ये बी यहाँ पे आ गया, ए यहाँ पे आ गया। क्वेश्चन क्या है, टू ब्लॉक्स स्लाइड फ्रॉम टॉप टू बॉटम as shown. Vertical component of just a minute. Bit number 1, whose displacement is more, whose vertical component of whose displacement is more। तीसरा हुआ horizontal component of whose displacement is more। horizontal component means component along the horizontal, vertical component means component along vertical। अच्छा सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में लिखेंगे बिट नंबर 1, किसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है भाई, ये यहां से यहां तक जा रहा है, यहां से यहां तक छोटा सा डिस्टेंस जा रहा है। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी इज मोर। अगर हम इसको लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, एस बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी इज मोर देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए। ठीक, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए। क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। नहीं, अच्छा ये हो गया एस ए वेक्टर, ये एस बी वेक्टर, यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक। अच्छा क्या पूछा है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ व्हिच डिस्प्लेसमेंट इज मोर, मतलब ये दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है। मतलब यू हैव टू फाइंड आउट द कंपोनेंट अलोंग द वर्टिकल। देखो तो कंपोनेंट अलोंग द वर्टिकल निकालेंगे, इसका वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कितना मिलेगा h। इसका वर्टिकल कंपोनेंट यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, क्या मिलेगा वही h। तो आप क्या देख रहे हो, किसका वर्टिकल कंपोनेंट ज्यादा है, नहीं इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया, यहां से वर्टिकल कंपोनेंट मतलब कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वर्टिकल। टेल से और हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो वर्टिकल के ऊपर, क्या मिलेगा, इतना मिलेगा। इसके लिए भी वही मिलेगा। तो हम क्या कहेंगे, इसमें कहेंगे वर्टिकल कंपोनेंट
of the two displacements are equal, है कि नहीं? इक्वल टू h। h देख रहा है फिगर? पूछा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसका ज्यादा होगा। देखो तुम, a का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हुआ? हॉरिजॉन्टल के मतलब कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल। यहां से हॉरिजॉन्टल के ऊपर परपेंडिकुलर डालो, यहां पर डालो, ये लेंथ है। b का ये लेंथ है। किसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज्यादा दिख रहा है? हाँ, b का ज्यादा दिख रहा है, तो हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ B is more than that of A। समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है? यस, समझ में आ रहा है। चलिए धीरे धीरे डिफिकल्ट लेवल बढ़ाते हैं। ओके, सी दिस क्वेश्चन हो गया, गिरा देता हूं, पॉज लगा के लिखो। Now here is a question. Here is a block, say of mass 5 kg. You are pulling it with a say force whose magnitude is 20 Newton, और दिया है कि एंगल is 60 डिग्री। Find acceleration of the block। ब्लॉक का एक्सीलरेशन पूछा है। हाँ, हमें तो मालूम है। क्या मालूम है? बचपन में पढ़े कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स बाय ड्रिवन मास। क्या फोर्स ड्राइव कर रहा है, क्या मास ड्रिवन हो रहा है कि नहीं? ये सबको मालूम। तो आपका वो क्लास 10 वाला फंडा लगाएं तो क्या कहेंगे? 20 न्यूटन बाई 5 इट इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नो नो नो, अब आप बड़े हो गए हो, थोड़ा ढंग से सोचो। जब हम इसको 20 न्यूटन से इसे खींचेंगे, क्या लग रहा है आपको? ये ब्लॉक सीधा ऊपर जाएगा कि ब्लॉक उठ के इसके साथ ऐसे चलेगा, या फिर ये ब्लॉक स्लाइड करेगा? क्या लग रहा है? ब्लॉक सीधा ऊपर जाएगा कि इसके साथ इसी डायरेक्शन में ब्लॉक उठ के जमीन को छोड़ के चलेगा, या फिर जमीन के ऊपर स्लाइड करेगा? क्या लग रहा है आपको? ऑब्वियसली स्लाइड करेगा। अरे हम तो खींच रहे हैं इधर, ये इधर क्यों जा रहा है? Why this block is going like this? Because while pulling in this direction, I am also pulling in this direction. Just like while going in this direction, the man was going in the direction of east as well as in the direction of north also. है कि नहीं? तो हम कहेंगे while pulling in this direction, I am also pulling in this direction. नहीं, and also in this direction. तो ये डायरेक्शन में तो उठेगा नहीं, क्योंकि जो 20 का जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा? 20 से कम होगा। हम देखेंगे कि कंपोनेंट इज ऑलवेज लेस देन द मेन वेक्टर। 20 से कम होगा। और इसका वेट कितना है? 5g। वेट क्या होता है? mg ना। 5g मतलब 50। ऊपर की तरफ एक फोर्स है जो खींच रहा है ऊपर, जो कि 20 से कम है। इसका वेट है 50। उठेगा क्या? नहीं उठेगा। मतलब क्या होगा? स्लाइड करेगा। स्लाइड करेगा कि नहीं करेगा? स्लाइड करेगा। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा कि कितना फोर्स इधर को खींच रहा है। जितना फोर्स खींचेगा उतना जोर से जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स हम क्या लेंगे? ड्राइविंग फोर्स इज नथिंग बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एफ। नहीं, कितना है ये? फॉर्मूला तो एक ही है हमारे पास, एफ कॉस थीटा। कितना है? ये है 20 है मैग्नीट्यूड, कॉस ये हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल कर रहा है? 60 डिग्री। कितना हो गया ये? 10 न्यूटन। और मास कितना था? मास इज 5 kg। तो अब एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा भाई? खींचने वाला फोर्स 10 न्यूटन भाई, मास हुआ 5, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये अभी चलेगा क्या एक्सीलरेशन में? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन में चलेगा। समझ में आ रहा है? शायद यहाँ पर थोड़ा जल्दी जल्दी बोल दिया, आप कंफ्यूज हो गए होंगे। ये ऊपर क्यों नहीं चलेगा? 20 का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ऊपर खींच रहा है। 20 का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना है? लेस देन 20 और मोर देन 20। कंपोनेंट इज ऑलवेज लेस देन द वेक्टर। अभी देखे थे ना, f cos थीटा कैन नॉट बी मोर देन f।
तो ये 20 से कम ही होगा। मान लो इधर कुछ भी फोर्स हुआ जो कि 20 से कम है, इसका अपना वेट कितना है 5g 50, ये 20 से कम है, ये 50 है, ये उठा पाएगा क्या? इसको नहीं उठा पाएगा, तो ये ऊपर नहीं जाएगा, सिर्फ इधर ही जाएगा। समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन, ये कोई एक इंक्लाइन प्लेन है, ये 30 डिग्री है, यहाँ पर कोई एक 5 kg का ब्लॉक रखा है ना, 5 kg का ब्लॉक रखा है और पूछा है बताओ फाइंड विथ व्हाट एक्सीलरेशन 5 kg स्लाइड्स डाउन, 5 kg क्या एक्सीलरेशन में नीचे आएगा बताओ। पहले तो हम सोचेंगे कि ड्राइविंग फोर्स क्या है, कौन इसको नीचे की तरफ खींच रहा है। अरे उसके ऊपर तो अपना एक वेट है, ये जो वेट है कितना है 5g। हम जानते हैं द कंपोनेंट ऑफ वेट इन दिस डायरेक्शन, थोड़ी देर पहले देखे थे, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल 60 डिग्री है, कितना हो जाएगा 5g cos 60, है कि नहीं? तो फिर क्या कहेंगे सॉल्यूशन में कहेंगे ड्राइविंग फोर्स डाउन द प्लेन इक्वल टू हाउ मच 5g cos 60। चलो हम लोग g को 10 दे देते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेशन में आसान होगा। तो कितना हो गया 50 cos 60 हो गया 1/2 is 25 न्यूटन। तो ड्रिवन मास, इस फोर्स के चलते कौन चलने वाला है भाई? ये चलने वाला है कौन 5 kg। तो फिर एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? खींचने वाला फोर्स, खींचा जाने वाला मास 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ये ब्लॉक अभी फिसलने लगेगा क्या एक्सीलरेशन में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन में, है ना? पॉज लगा के लिखते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक इंक्लाइन प्लेन है, अब यहां पर एक मास रखा है से 2 kg का, यहां पर एक मास रखा है से 10 kg का। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है s और इन दोनों को छोड़ दिया गया। If the two blocks slide down from rest, then the distance between them, distance को d लिख देते हैं, distance d between them will इंक्रीज और डिक्रीज। दोनों को छोड़ दिया गया स्लाइड करने के लिए, उनके बीच में डिस्टेंस क्या था d था, ये d बढ़ेगा कि घटेगा? देखो अगर ये जल्दी जल्दी फिसलेगा, ये धीरे धीरे फिसलेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा, ये जल्दी जल्दी फिसलेगा, ये धीरे धीरे फिसलेगा तो डिस्टेंस घटेगा। नहीं, चलो देख रहे हैं कि क्या होगा। हमें क्या मालूम है कि कोई एक इंक्लाइन प्लेन पे जब हम किसी एक ब्लॉक को रख देते हैं, उसको नीचे खींचने वाली फोर्स क्या था? कंपोनेंट ऑफ mg। थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे, ये वाला कंपोनेंट होता था mg sin थीटा। देखो याद करो, थोड़ी देर पहले नोट्स में लिखे हो गया mg sin थीटा। तो व्हेन ए ब्लॉक m is released on a smooth incline of inclination theta to horizontal. When a block is released on a smooth incline of inclination theta to horizontal, उसका एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन is driving force by driven mass, ये हम जानते हैं। और ड्राइविंग फोर्स कितना है? अभी कौन सा फोर्स इसको नीचे खींच रहा है?
you say the force which is pulling it down is nothing but mg sin थीटा, है ना? तो हम कहेंगे ये फोर्स हो गया कितना खींचने वाला फोर्स, mg sin थीटा, है कि नहीं? अगर ये mg sin थीटा है तो लिखेंगे mg sin थीटा बाई m गए, क्या मिला? g sin थीटा। तो क्या एक्सीलरेशन मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा है। सो एक्सीलरेशन डज नॉट, इन दिस केस एक्सीलरेशन डज नॉट डिपेंड on m, thus एक्सीलरेशन इज g sin थीटा। 2 kg का एक्सीलरेशन ज्यादा होगा कि 10 kg का एक्सीलरेशन ज्यादा होगा? सेम होगा। thus both 2 kg and 10 kg will have same acceleration and distance d between them will increase or decrease, ये भी जितना जा रहा है, जितना एक्सीलरेशन में भी उतने में जा रहा है, will remain same। तो हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखेंगे, फिलहाल कुछ फंडामेंटल तो हम लोग गेन कर रहे हैं कंपोनेंट के बारे में, और कंपोनेंट के बारे में और भी ढेर सारे क्वेश्चन देखेंगे मटेरियल पे। जब मटेरियल देंगे उसमें ढेर सारा क्वेश्चंस मिलेगा। अभी ये थोड़ा सा आइडिया में आपको दे दिया, ठीक है? ठीक है।